अब बहू की गृहस्थी उसको अपने हिसाब से चलाने दो। रश्मि और विनय की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। विनय मुंबई की एक कंपनी में इंजीनियर था। कंपनी की तरफ से उसे 3 BHK का फ्लैट मिला था। रश्मि भी बैंक में जॉब करती थी। शादी के बाद रश्मि की सास कमला महीने भर यह कहकर उनके पास रुकी रही कि नई बहू को गृहस्थी के तौर तरीके समझा दे। 1 हफ्ते में उन्होंने रश्मि की नाक में दम कर दिया। नई ब्याह कर आई थी, वैसे ही डरी हुई थी। ऊपर से सासू माँ के कड़क स्वभाव के बहुत से किस्से सुनकर पहले ही परेशान थी। रश्मि के मन में अपने घर को सजाने के जाने कितने सपने संजो रखे थे। रश्मि और विनय घर के लिए नए पर्दे लेने गए तो कमला जी भी साथ थी। जिस डिजाइन और कलर को रश्मि पसंद करती, कमला जी उसमें मीन मेख निकाल रिजेक्ट कर देती। फर्नीचर को लेकर भी कमला जी दखल अंदाजी किए बिना नहीं मानी। विनय ने एक आध बार इशारे से उनको समझाना चाहा तो वे बोली, तेरे पापा के 2 कमरे के गुजकुल्ले से घर में तो अपने मन का कुछ कर ना पाई थी। अम्मा जी का राज चलता था ना। सोच रखा था तेरी नौकरी के बाद तेरी गृहस्थी अपने मन मुताबिक सजाऊंगी। वर्षों बाद तो भगवान ने ये दिन दिखाया। अब मैं किसी की एक ना सुनूंगी, कहे देती हूँ। रश्मि और विनय ने दबे शब्दों में कहना भी चाहा कि घर के पर्दे रोज रोज तो बदले नहीं जाएंगे, एक बार ढंग के ले लेते हैं। पर कमला जी ने दोनों को घुड़क कर चुप करा दिया, यह कहते हुए कि तुम लोगों को अभी क्या पता गृहस्थी कैसे चलाते हैं, और अपनी पसंद के सस्ते से पर्दे खरीदवा कर ही मानी। कमला जी ने रश्मि के माँ बाप से घर का सामान देने को मना कर दिया था, यह कहकर कि जरूरत के हिसाब से अपने आप ले लेगी। जरूरत के बर्तन खरीदने की बात सुनी तो कमला जी फिर दखल देती, बोली, बहुत ज़्यादा बर्तनों का क्या करोगी, ज़्यादा होंगे तो काम वाली चोरी चकोरी कर उठा ले जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास बहुत सारे भगोने कढ़ाई पड़े हैं, अगली बार लेती आऊँगी। बस गिनकर कटोरी गिलास चम्मच खरीदो। रश्मि 2 लीटर का कुकर लेना चाह रही थी, क्योंकि छोटे कुकर में थोड़ा सामान पकाने में ज़्यादा आसानी रहती है। पर कमला जी बोली, अभी से मैं और मेरा पति सोचना शुरू कर दिया, हम या तुम्हारे ननद नंदोई ना आएंगे क्या? चलो 5 लीटर वाला लो। रश्मि ने कोरेल का बोन चाइना का डिनर सेट पसंद किया, पर कमला जी दुकानदार से बोली, भैया मैल्मो बियर का दिखाओ। फिर रश्मि और विनय से बोली, तुम लोगों को काम वालियों को नहीं पता, इतना हबड़ तबड़ में काम करती हैं, रोज कुछ न कुछ तोड़ कर रख देंगी। रश्मि तो बर्तन धोने से रही, कुछ ही दिनों में किसी का कप बचेगा, किसी की प्लेट। मेल्मो बियर ले लो, टूटने फूटने का झंझट ना रहेगा। कमला जी की हर चीज में दखल देने के कारण से रश्मि का मूड खराब हो गया। विनय को बुरा लगा, पर कमला जी के क्लेश के कारण चुप रह गया। खैर 1 महीने अपनी दखल अंदाजी से रश्मि के नाक में दम करके कमला जी बड़ी मुश्किल से वापस अपने घर गईं, वरना उनका तो कहना था इतने इंतजार के बाद बड़ी मुश्किल से भगवान ने ये दिन दिखाया कि बहू से सेवा करा सकूं। इस मौके को मैं कैसे छोड़ दूं। ब्याह के बाद रश्मि और विनय ने 2-4 दिन के लिए हिल स्टेशन पर जाने का प्रोग्राम बनाया। विनय को बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली थी। कमला जी को पता चला तो उन्होंने फौरन फरमान जारी किया, कोई ज़रूरत ना है हिल स्टेशन जाने की, छुट्टी मिली है तो घर आओ, अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है अकेले घूमने को। कुछ दिन बहू आकर हमारी सेवा करेगी तो कमज़ोर ना हो जावेगी, मरते क्या न करते। बेचारी विनय और रश्मि मम्मी जी की खिदमत करने पहुंच गए। होली पर विनय के माँ बाप का फिर मुंबई जाने का प्रोग्राम बन गया। रास्ते भर कमला जी सोचती रहीं, नौकरी करने वाली बहू क्या ढंग से घर रखती होगी, मुझे ही जाकर सब संभालना होगा। मुंबई पहुंचकर रश्मि का साफ सुथरा और
करीने से रखा घर देखकर विनय के पिता रमेश जी तो बहुत खुश हुए, पर सुमन जी बिना नुक्स निकाले अपनी आदत से बाज नहीं आई। कभी चाय ठंडी, कभी सब्जी में नमक कम, तो कभी दाल पतली या रोटी मोटी है कहकर रश्मि को टोकती रहती। रश्मि को 10 बजे ऑफिस जाना रहता। उसने एक काम वाली बाई रखी थी जो सुबह 6 बजे आकर घर की सफाई, बर्तन और खाना बना देती। नाश्ता करके विनय और रश्मि टिफिन भी ले जाते। रश्मि उसे सुबह चाय और नाश्ता दे देती। वह आराम से काम करती। रश्मि को भी उसके रहने से बहुत सुविधा थी। रश्मि का रोज मेड को नाश्ता कराना कमला जी को एक आंख नहीं भाता था। वे रोज रश्मि को टोकती, अरे अपने घर से ही तो आती है, घर से चाय पी के चला करे, दूध और पत्ती मुफ्त की ना आती। मेरे बेटे की मेहनत की कमाई काम वालों पर लुटा रही हो, क्या ज़रूरत है खाना बनवाने के लिए पैसे खर्च करने की। 2 आदमियों का खाना ही कितना होता है जो तुम खुद ना बना सको। हमारे ज़माने में तो 10-10 लोगों को खाना यूं ही मिनटों में चुटकी बजाते ही बन जाया करे था। आजकल की लड़कियां तो हाथ हिलाना ही ना चाहें। कमला जी को धोबी महरी सब अखरने लगे। होली पर रश्मि की कामवाली ने खूब अच्छी तरह त्योहार का खाना, गुजिया वगैरह रश्मि के साथ मिलकर बनवाया। रश्मि मेड के लिए नई साड़ी लाई थी। कमला जी को दिखाई तो कमला जी ने फौरन साड़ी अपने कब्जे में लेकर कहा, 100 रुपये और अपना कोई पुराना कपड़ा दे दो, कोई ज़रूरत नहीं नए कपड़े देने की। रश्मि को बहुत बुरा लगा। मेड के रहने से उसे कितना आराम था, त्योहार कितनी अच्छी तरह निपट गया, पर कमला जी के आगे उसकी एक न चली। किसी छुट्टी के दिन अगर रश्मि और विनय कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाते तो कमला जी का मुंह बन जाता, या कहीं बाहर से खाना ऑर्डर करने की कहते तो ये फिजूल खर्ची का बहाना देकर अड़ंगा लगा देती। कमला जी की आए दिन की टोका टोकी से तंग आकर एक दिन मेड ने रश्मि को कह दिया कि वह किसी दूसरी मेड का इंतजाम कर ले, मम्मी जी के रहते वह काम नहीं कर पाएगी। रमेश जी ने सुन लिया। वो जब से आए थे देख रहे थे कि रश्मि को मेड के रहने से कितनी सुविधा है। रमेश जी ने देखा कि पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। कमला जी की रोज रोज की चिक चिक का असर विनय और रश्मि की सोने सी गृहस्थी पर पड़ रहा था, तो उन्होंने कमला जी को कह दिया कि तुमने देखा बहू कितनी अच्छी तरह घर संभाल रही है, नौकरी पर भी जाती है, पर हमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने देती। तुम्हारी हर वक्त की चक चक पर भी पलट कर जवाब नहीं देती। हमारी हर छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है। और तुम्हें क्या चाहिए, खाना टाइम से पका पकाया मिलता है, कपड़े धुले धुलाए प्रेस करे, हमारे मुंह से बात निकलती है बच्चे फौरन पूरी कर रहे हैं। जैसे अम्मा की टोका टोकी तुम्हें बुरी लगती थी, तुम सोचो बहू को भी वैसा ही लगता होगा। तुमने अपनी गृहस्थी जैसा तुम्हारा मन किया चला ली, अब बहू को अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाने दो। अगर घर की सुख शांति चाहती हो तो भगवान खुद भी चैन से रहो और बेटे बहू को भी चैन से रहने दो, तभी बच्चे भी खुश रहेंगे और हम तुम भी। कहीं ऐसा ना हो कि कल को बच्चे हमारे पास आने में कतराएं और हमें अपने पास बुलाने में घबराएं। थोड़ी बहुत बहस के बाद कमला जी ने ठंडे दिमाग से सोचा कि रमेश जी कह तो सच रहे हैं। अम्मा जब उन्हें टोकती थी तो उन्हें कितनी घुटन होती थी। अम्मा का साथ रहना उन्हें एक पल को भी सुहाता नहीं था। हे राम, बहू भी तो ऐसे ही हमारे बारे में सोचती होगी। बुढ़ापे में 2 रोटी का भी सुख ना मिलेगा, कौन करेगा अगर बीमार हो गए तो। बहू बेटा इतना ख्याल रख रहे हैं तो
वे हर चीज में दखल क्यों दे। शुक्र है भगवान का कि कमला जी को जल्दी ही सद्बुद्धि आ गई। जब बहू ने कहा, आप दोनों वहाँ अकेले क्यों पड़े हैं, यहीं आ जाइए, सब साथ रहेंगे, सुनकर कमला जी खुशी से फूली नहीं समाई। दोस्तों, दो पीढ़ियों के तौर तरीके अलग अलग होते हैं। बड़े बुजुर्गों का अपना बड़प्पन और बच्चों को बड़ों का सम्मान बनाए रखना चाहिए, तभी घर में सुख और शांति बनी रहती है। बड़ों को अपने विचार बच्चों पर थोपने नहीं चाहिए और ना ही अपने समय से तुलना करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप भी सहमत होंगे।